जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा नौवीं का अध्याय 1 यानी कक्षा नौवीं से हम सभी विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हमारे आसपास के पदार्थ। कक्षा नौवीं का टॉपिक है दोस्तों। तो हमने विज्ञान से सारे टॉपिक लिए हैं, क्योंकि जो विज्ञान के आप पार्ट छोड़ चुके हैं उनको हम दोबारा आपको रिवीजन करवाने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न पहला है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच जाए। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की अवस्थाएं होती दोस्तों कितनी? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है दोस्तों हमारी ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है हमारी कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों, हम बताना कि पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके कणों के मध्य में न्यूनतम यानी कम से कम स्थान रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा किस में होना चाहिए? तो ठोस में होता है दोस्तों। किस में होता है? ठोस। आपने देख, कोई भी ठोस है जैसे लोहा, सोना, चांदी, तो इसके बीच में जो गैप होता है, इस गैप में हम कुछ भी नहीं रख सकते। मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये रिक्त स्थान इनके बीच में नहीं, या होता भी तो बहुत कम होता है। जैसे द्रव के बीच रिक्त स्थान होता है जिसके कारण शक्कर नमक को घोल सकते हैं। गैस में भी बहुत सारे रिक्त स्थान होता है, गैस को हम हटा भी सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा कि पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और नगण्य संपीड़ता होती है। तो हमें ये बताना दोस्तों कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसके मध्य में एक निश्चित आकार होना चाहिए और स्पष्ट सीमा होना चाहिए और संपीड़ता क्या होनी चाहिए? नगण्य। यदि हम इसको दबाएं दोनों तरफ से तो ये क्या होगा? कंप्रेस्ड यानी दबे ना। तो ये कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ठोस। ठोस को हम दबा नहीं सकते। इसका एक निश्चित आकार होता है, लंबाई, चौड़ाई, और इसके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम यानी ना के बराबर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ। तो हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ है जिसमें सर्वाधिक क्या होता है यानी विसरण पाया जाता है। विसरण यानी फैलने की क्षमता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा कौन सा है? गैस। किस में होगा दोस्तों? ये सबसे ज़्यादा होगा हमारा गैस में। तो राइट आंसर है गैस में सबसे ज़्यादा विसरण का गुण पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव्य मतलब होता है दोस्तों पदार्थ है। तो ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है? जैसे आप एक गिलास लेंगे तो गिलास में हम क्या भर देंगे दोस्तों? पानी भर देंगे। तो पानी भरने से हम इसका आकार नहीं बता सकते पानी का, लेकिन उसका आयतन हम निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि हम गिलास का आयतन ज्ञात कर लेंगे तो गिलास में भरे पानी का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा पदार्थ की अवस्था कि जिसमें आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं? तो इसका राइट आंसर है बी यानी द्रव। तो द्रव अवस्था में होता है जिसमें केवल आयतन निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। तो अगला प्रश्न है कि न्यूनतम विसरण गुण पाया जाता है। तो ये हमें बताना है कि न्यूनतम कम से कम विसरण गुण किस में पाया जाता है। तो सबसे कम जो विसरण होता है वो पाया जाता है हमारा किस में? ठोस में। इसका राइट आंसर है ठोस, क्योंकि सबसे ज़्यादा विसरण पाया जाता है गैस में। गैस से कम विसरण है। चलिए हम देखते हैं विसरण है। विसरण दोस्तों तो सबसे ज़्यादा किसमें?
यानी सबसे कम पाया जाता है ठोस में विषण। ठोस के बाद कम होता है, इस मतलब ठोस से ज़्यादा विषण होता है द्रव में, और द्रव से ज़्यादा विषण होता है गैस में। या हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विषण होता है वो किस में होता है? गैस में होता है। चलिए, तो इसका आंसर था अपना कौन सा था कि न्यूनतम विषण पाया जाता अपना ठोस में। चलिए अगला प्रश्न है अपना कि गैसों के, प्रश्न 7वां, कि गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर सकते हैं। तो गैसों का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उन्हें किसी टंकी या सिलेंडर में भरा जा सकता है। आपने देखे होंगे जो टंकियाँ आती है एलपीजी वाली, इनमें कितना बन जाता है दोस्तों? तो इनमें हम कितना 14 लीटर के समथिंग गैस भर देते हैं। तो जब इसमें हम गैस भरते हैं तो इसके भीतर ऐसे लगने लगता है कि कोई द्रव लिक्विड वाली चीज़ भरी हो, बजाने से ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब गैस बाहर निकलते तो हवा के रूप में आती है। तो इसका आंसर है कि किस गुण के कारण हम उसे सिलेंडर में भर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संपीड़ितता। क्या लगा देंगे हम? संपीड़ितता। संपीड़ितता के कारण ही गैसों को किसी टंकी में भरा या सिलेंडर में भर सकते हैं। जैसी संपीड़ितता करते हैं तो गैस क्या होती है? तरलता यानी लिक्विड में बदल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो हमें बताना कि बर्फ़ का गलनांक, गलनांक का मतलब होता है गलना, गलनांक का मतलब गलना। और गलना कौन सा? जब कोई भी चीज़ ठोस अवस्था से किस में बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे कहते हैं हम गलनांक, यानी गलना लिक्विड अवस्था में आ जाए। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक होता है हमारा, आ नंबर का आंसर सही है 273.15। तो इसका राइट आंसर है 273.15 केल्विन। और बर्फ़ का गलनांक डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर बर्फ़ क्या होती है? ठोस से लिक्विड अवस्था में आती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अधिक संपीड़ होता है। तो इसमें बताना कि इनमें से सबसे अधिक संपीड़ितता कौन होता है। तो पहला पत्थर, जल, ऑक्सीजन और रबर। तो कौन सा होता है जिसमें संपीड़ितता ज़्यादा होती है? तो संपीड़ितता के लिए सबसे ज़्यादा संपीड़ितता होती है गैस में, गैस के बाद होती है लिक्विड में, लिक्विड के बाद होती है सॉलिड यानी ठोस में। तो इसमें दिया गया है हमारा 7 नंबर का आंसर सही है, क्योंकि ऑक्सीजन में अधिक संपीड़ितता होती है। तो राइट आंसर है ऑक्सीजन, O2। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान है कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है इसका खाली स्थान कहलाता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई क्या होता है? ठोस पिघल करके क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। तो इसका न्यूनतम ताप क्या कहलाता है? तो इसका न्यूनतम ताप कहलाता है गलनांक। इसमें क्या भरेंगे हम? पहले में भर देंगे हम गलनांक। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा रिक्त स्थान 2 कि बर्फ़ का गलनांक खाली स्थान केल्विन होता है। तो बर्फ़ का गलनांक बताना हमें किस में? केल्विन में बताना है। तो पहले में भरा था हमने गलनांक, दूसरे में भर देंगे हम इसका केल्विन में क्या बताना है? गलनांक बताना। तो ये हो जाएगा 273.15 के। ये दूसरे में भर देंगे हम 273.15 के। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो हमारा अगला खाली स्थान है तीसरा है कि केल्विन खाली स्थान का मात्रक होता है। तो क्या करना है? केल्विन का मात्रक होता है। तो केल्विन किसका मात्रक होता है? तो ये होता है दोस्तों किसका? ताप। इसमें भर देंगे हम ताप। केल्विन होता है ताप का मात्रक, यानी जो ताप का ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। चलिए अगला खाली स्थान हमारा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। क्या बताना हमें कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसको खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका इसमें यानी इसमें क्या भरना है? तो फिर यहाँ पे हम भर देंगे
शुष्क बर्फ, क्या भर देंगे हम, शुष्क बर्फ भर देंगे। या शुष्क बर्फ को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई आइस, आइस। चलिए ये हमारा इसका आंसर है। क्या किसमें, चौथे में भर देंगे, या तो शुष्क बर्फ भर देंगे या फिर हम भर देंगे ड्राई आइस। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है कि पदार्थ की खालिस्तान अवस्था होती हैं। तो इसमें बताना पदार्थ की खालिस्तान यानी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों पदार्थ की कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो इसमें भर देंगे हम कितनी, 3 अवस्था होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं, तो पहला होता है हमारा ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है हमारा गैस अवस्था। तो पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो पदार्थ की कुल अवस्थाएं होती हैं 5। पहला होता है हमारा कौन सा, ठोस, दूसरा होता है हमारा द्रव अवस्था, तीसरी हो गई गैस। अगर प्रश्न आता है कि मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं, तो मुख्य रूप से होती हमारी कितनी, 3 अवस्थाएं। इसके बाद में हमारी चौथी अवस्था की खोज की गई थी। तो चौथी अवस्था बनाई गई थी कौन सी, प्लाज्मा। चौथी अवस्था हमारी प्लाज्मा। और इसके बाद पाँचवीं अवस्था हमारी कौन सी, बॉस, इसको बोलते हैं बॉस आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन। हमारी 5वीं अवस्था कौन सी है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारी 5वीं अवस्था होती है, जिसे किसने, यानी आइंस्टीन वैज्ञानिक और सत्येंद्रनाथ बॉस दोनों ने मिलकर के इस अवस्था की खोज की थी। इसलिए हमारी 5वीं अवस्था का नाम रखा गया था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा कि सही जोड़ियां बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ियां मिलाना है कॉलम ए का कॉलम बी से। तो पहले हमारे अत्यधिक संपीड़ितता। तो अत्यधिक संपीड़ितता किस में होती है, तो अत्यधिक संपीड़ितता होती है हमारे यानी किस अवस्था में, गैस अवस्था में होती है अत्यधिक संपीड़ितता। चलिए अगला पदार्थ की अवस्था है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ की होती है हमारी कितनी, 3 अवस्थाएं। चलिए अगला बर्फ का गलनांक। तो बर्फ का गलनांक, चलो इसकी मिलाते हैं हम। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15। अगला है हमारा कि ड्राई आइस। तो ड्राई आइस यानी ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सत्य और असत्य। अगला क्वेश्चन आया है कि सत्य असत्य लिखिए। तो पहला हमारा कि गैसीय, तो सत्य असत्य लिखिए। तो पहला हमारा कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित तथा अत्यधिक तीव्र होती है। तो गैसीय अवस्था में क्या है, कणों की गति क्या अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। तो कैसा दोस्तों, ये हमारा सत्य है, ऐसा गैस में होता है। हमारा दूसरा है कि वाष्पीकरण एक सतह परिघटना है। तो वाष्पीकरण क्या है, एक सतह परिघटना है। तो क्या है, ये भी हमारा सत्य है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्पादन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। यानी कोई ठोस पदार्थ है जो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाता है, किस विधि से, उत्पादन प्रक्रम में। तो ये भी कैसा है, ये भी सही है, ये भी हमारा सत्य है। अगला है सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर, सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो सतही क्षेत्र बढ़ाएंगे वो वाष्पीकरण की दर कम होगी। तो ये कैसा है, असत्य है, क्योंकि यदि सतह बढ़ा रहे तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। चलिए अगला हमारा दाब बढ़ाने पर और ताप घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। इसमें बताया गया कि दाब बढ़ाने से और तापमान घटने से गैस क्या होती है, द्रव अवस्था में
बदल जाती है। चलो तो कैसा है, ये हमारा सही है। पाँचवा भी ये सही है, क्योंकि दाब बढ़ाएंगे तापमान घटने से गैस जो होती है वो द्रवावस्था में बदल बदल जाती है, लिक्विड अवस्था में आ जाती है। अगला प्रश्न हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न है कि जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो हमें जल का गलनांक बताना है कि केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो इसका आंसर होता है, यानी क्या ज्ञात करना है, गलनांक ज्ञात करना। तो ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। चलिए अगला प्रश्न है कि 300 तापमान पर का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होना, यानी जो 300 के है इसका डिग्री सेल्सियस में कितना मान होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 के, इसमें से क्या करेंगे हम 273 को घटाएंगे। तो 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7, हासिल आया, 1 8 हो गया। और 10 में से 8 जाएगा 2, हासिल आएगा 1, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। तो कितना आएगा, यानी जल का 300 के तापमान पर डिग्री सेल्सियस में क्या मान होने चाहिए। तो होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भर देंगे हम कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। इसमें ज्ञात करना है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का यदि हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक का मतलब तो कोई भी पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव अवस्था से किसमें, गैस अवस्था में बदल जाए, उसे बोलते हैं क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें केल्विन में करना है तो हम केल्विन होगा इसका 373 केल्विन, क्योंकि 100 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पदार्थ की किन अवस्थाओं में, पदार्थ मुख्यतः किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये हमें बताना है कि पदार्थ मुख्यतः किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ पाया जाता है कितनी, 3 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होगी। तो जो कमरा का ताप है उस पर जल की अवस्था क्या होगी। तो जल की अवस्था होगी द्रव अवस्था। कौन सी होगी, द्रव अवस्था में रहेगा कमरे के ताप पर जल। अगला है, दाब का मात्रक ज्ञात कीजिए। दाब का मात्रक बताना है, दाब यानी पृष्ठ का। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विसरण को परिभाषित कीजिए। विसरण क्या करना, परिभाषित करना है। तो दोस्तों विसरण में कोई भी पदार्थ हवा या जल के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, जिसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसमें आर पारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले चैप्टर से अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए तुम्हारा नेक्स्ट अध्याय 2, क्या हमारे पास आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो दोस्तों में बताना कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है, विलयन, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, विलयन का वह गुण जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर से इसमें गौर कीजिए। इसमें लिखा है कि दूसरे से अधिक होती है और जो घटक दूसरे विलयन को मिलाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विलायक। इसका राइट आंसर क्या है, विलायक। विलायक मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो अपने अंदर किसी चीज़ को घोलता है, उसे कहते हैं विलायक। चलिए अगला क्वेश्चन है
टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। टिंचर आयोडीन है उसमें विलेय क्या है? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या है? तो टिंचर आयोडीन में क्या है दोस्तों? तो इसी में तो इसका आंसर लिखा है, टिंचर आयोडीन में आयोडीन विलेय है, तो आंसर बी वाला सही है। चलिए अगला, तो अगला क्वेश्चन हमारा सोडा जल विलयन में विलेय होता है। तो जो सोडा जल विलयन है उसमें क्या होता है? विलेय होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सोडा जल विलयन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होता है। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायु एक विलयन है। इसमें बताना 5वां है कि वायु एक विलयन है। किसका विलयन है वायु? तो वायु क्या है दोस्तों? वायु में गैस का विलयन है। जो वायु होता है उसमें क्या होता है? गैस में गैस का विलयन राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 6वां कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। इसमें बताना कि इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। ऊर्ध्वपातित का मतलब होता है जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं हम ऊर्ध्वपातित। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा? इसमें नेपथलीन भी है, ऊर्ध्वपातित में नेपथलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है और एंथ्रासीन भी है। इसका मतलब इसका राइट आंसर है द उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन में टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किस को घोलने पर बनता है? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है कि पोटेशियम आयोडाइड के आयोडीन, ये भी नहीं है। अगला बेसिलिन में, ये भी नहीं है। जल में आयोडीन, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है फिर द एल्कोहल में आयोडीन। क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर एल्कोहल में किसका होता है? आयोडीन का विलयन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मोमबत्ती का जलना है। तो मोमबत्ती का जलना शब्द जहाँ भी किया जाए दोस्तों, ये जलना या दहन शब्द आ जाए वहाँ पर होता है केवल रासायनिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है बी, केवल रासायनिक परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि रिक्त प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला इसके अंतर्गत फोम रबर एवं स्पंज के परिक्षेपण माध्यम खाली स्थान होता है। तो परिक्षेपण माध्यम कहते हैं दोस्तों फोम रबर का, तो इसमें हम भर देंगे ठोस। ये क्या है दोस्तों? ठोस भर देंगे। चलिए अगला हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम खाली स्थान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में भर देंगे, इसका राइट आंसर है द्रव भर देंगे इसमें। चलिए अगला खाली स्थान, तो अगला है कि तीसरा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव खाली स्थान विलयन प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव में कौन सा विलयन है? इसमें बनेगा राइट आंसर हमारा कोलाइड। क्या बनेगा इसमें? कोलाइड विलयन। चलिए अगला है कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को खाली स्थान विधि से पृथक किया जा सकता है। तो दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण किससे, कौन सी विधि से अलग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है? घुलनशील को कहेंगे दोस्तों, इसमें भर देंगे हम आसवन विधि। क्या भर देंगे हम? आसवन विधि। इसमें भरेंगे दोस्तों हम आसवन विधि। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा
5वां कि डाई के घटक रंगों को खालिस्तान विधि से पृथक किया जा सकता है। तो डाई के जो घटक है उसको किस विधि से पृथक कर सकते हैं, तो कौन सी विधि है जो हम रंगों को अलग कर सकते हैं, तो इसमें भर देंगे हम क्रोमैटोग्राफी। कौन सी विधि से हम अलग कर देंगे, क्रोमैटोग्राफी से। चलिए अगला हमारा कोलाइड एक खालिस्तान मिश्रण है, तो कोलाइड किसका मिश्रण है, तो कोलाइड कौन सा दोस्तों, तो इसमें भर देंगे हम बिस्मांगी। क्या भरेंगे हम, बिस्मांगी, इसमें भर देंगे हम बिस्मांगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है दूध एक खालिस्तान विलयन है, तो दूध कैसा विलयन है, तो चलिए हम इसमें भर देंगे कि दूध हमारा कौन सा विलयन है। चलिए तो इसमें हम भरेंगे कि दूध कौन सा विलयन है, तो यहाँ हम भर देंगे कोलाइड। दूध कोलाइड विलयन का उदाहरण है। चलिए अगला हमारा ग्रीक में क्रोमा का अर्थ क्या होता है, तो ग्रीक में क्या बताना है, क्रोमा का अर्थ क्या होता है, तो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है क्रोमैटोग्राफी। इसमें हम भर देंगे क्रोमैटोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही जोड़ियां मिलाइए, यानी कॉलम आ से कॉलम बा को मिलाइए, उचित मिलान कीजिए। चलिए तो इसके हम मैचिंग करते हैं। तुम्हारा पहला दिया गया है कि ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या है दोस्तों, तो ब्रोमीन की मिला देंगे हम एक अधातु है, तो ब्रोमीन का हम मिलाएंगे हम अधातु में। चलिए अगला हमारा जल। जल क्या है, तो जल क्या है दोस्तों, एक यौगिक का नाम है, जल है एक यौगिक। चलिए अगला हमारा तन्यता, तो तन्यता किसका गुण होता है, धातुओं का। चलिए अगला हमारा मिश्रण, तो मिश्रण में क्या चीज़ है, तो मिश्रण में हमारा कौन सा है, वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। अगला हमारा कोलाइड, तो कोलाइड में मिलाएंगे दोस्तों किसका, कोलाइड किसका एग्जाम्पल है, तो कोलाइड हमारा किसका, दूध का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सत्य असत्य लिखिए। इसमें लिखना है कि सत्य और असत्य लिखिए। चलिए तो इसका पहला हमारा कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, तो निलंबन कैसा एक विषमांगी मिश्रण होता है, तो कैसा ये हमारा सत्य है। चलिए अगला शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, तो कैसे दोस्तों ये असत्य है। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते, ये जरूर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा मिश्रण में एक से अधिक अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो कैसा सत्य है। अगर निश्चित अनुपात होता तो कहलाता यौगिक, और अनिश्चित अनुपात में मिल रहा है तो मिश्रण कहलाता है। चलिए अगला हमारा यौगिक के गुण, उसमें अनिहित तत्वों के गुणों में भिन्न नहीं होते। जो एक यौगिक के गुण हैं तो उसमें अनिहित तत्वों के गुणों से भिन्न नहीं हो सकते हैं, तो कैसे दोस्तों ये हमारा असत्य है। चलिए अगला हमारा अगला प्रश्न के मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो मिश्रण में एक से जो अधिक पदार्थ होते हैं वे अनिश्चित यानी निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, निश्चित करना है, तो कैसा ये भी हमारा असत्य है। इसमें होना चाहिए अनिश्चित होता तो सही था। चलिए अगला, तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।